हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसपी साइंस। आज का वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बेस्ट होने वाला है जो सीयूईटी के बारे में जानना चाहते हैं। सीयूईटी होता क्या है, सिलेबस क्या क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, इसको क्रैक करने के बाद हम कौन सा कोर्स करते हैं, 2024 में हम इसका कब फॉर्म फिलिंग कर पाएंगे, ठीक है ना। ये सारी डिटेल आज की वीडियो में हम आपको बता देंगे सीयूईटी होता क्या है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए, और समझते हैं हमारा सीयूईटी होता क्या है। देखिए सीयूईटी बच्चों, सीयूईटी हमारा एक ऐसा एग्जाम होता है जिसको हम क्रैक करके इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे आपके सारे जितने भी हमारे टॉप यूनिवर्सिटीज है, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, हरि सिंह गौर का भी नाम इसमें है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, इंदिरा गांधी नेशनल ट्रिबल यूनिवर्सिटी, ये जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटी है ना इंडिया की, उसमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है आपका। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि सीयूईटी हमारा एक ऐसा टेस्ट है जिसको क्लियर करके हम लोग किस में जा सकते हैं, टॉप यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। टॉप यूनिवर्सिटी में हम लोग अपना कोर्स, मनपसंद कोर्स अपना कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं जो हमारा सीयूईटी होता है, इसको कंडक्ट कौन कराता है, यानी जिसका सीयूईटी का एग्जाम है इसको करवाता कौन है, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके अंडर में होना है ना। तो ये होता है हमारा एक नेशनल टेस्ट एजेंसी। ये नेशनल टेस्ट एजेंसी ही हमारा सीयूईटी का एग्जाम कंडक्ट कराता है। अलग अलग राज्यों में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये टेस्ट होता है। एक पेपर आता है, 3 पेपर होते हैं इसके सीयूईटी के। मैं आगे सारी प्रोसेस बताऊंगा कैसे कैसे होना है। अभी ये समझिए जो सीयूईटी का एग्जाम है ना, ये कौन कराता है, एनटीए यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी, ये करवाता है। और इसको क्लियर करने के बाद जिसकी टॉप रैंक आती है, अच्छी रैंक आती है, उसको यूनिवर्सिटी के अनुसार, जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी होगी उतनी अच्छी रैंक वो मांगेंगे ऑब्वियसली, तो उसमें एडमिशन हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं सीयूईटी के बारे में और जान लेते हैं कि सीयूईटी हमारा क्या होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। यानी एक कॉमन टेस्ट है हमारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, यूनिवर्सिटी में एंटर करने का। चलिए, एडमिशन इनटू द अनग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर द सेंट्रल स्टेट डीम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एफिलेटेड कॉलेजेस। ये हमारा सीयूईटी क्रैक करने के बाद आप टॉप यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल कॉलेजेस में, स्टेट में, हमारे प्राइवेट कॉलेजेस में, एफिलेटेड कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। वो आपकी रैंक के ऊपर बात है, क्योंकि इसके अंदर बहुत लाखों बच्चे टेस्ट देते हैं। जितना अच्छा आप स्कोर करोगे उतना अच्छा आपको कॉलेज मिलता है, उतनी अच्छी आपको यूनिवर्सिटी मिलती है, ठीक है ना। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है। चलिए अब हम थोड़ी सी बेसिक डिटेल ले लेते हैं। जो हमारा सीयूईटी है, सीयूईटी को एनटीए कंडक्ट कराता है, इतनी बात हम लोगों को पता लग गई। यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी ये कंडक्ट कराता है, ये करवाता है। फिर जो इसका एग्जाम होता है वो किस मोड में होता है, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। यानी आपका जो टेस्ट होगा वो ऑनलाइन होगा। आप लोग सेंटर पे जाओगे, वहां पे कंप्यूटर रखा होगा और उसमें आपके ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, उस पर टिक करना है। तो इस टाइप से आपके एग्जाम होंगे। जो पेपर्स है वो किस मीडियम में होंगे, आप हिंदी में दे सकते हो, इंग्लिश में दे सकते हो, असामी में दे सकते हो, बंगाली में दे सकते हो, कन्नड़ा में दे सकते हो। जो भी आपकी लैंग्वेज हो उस लैंग्वेज में आप सीयूईटी को परफॉर्म कर, मतलब टेस्ट दे सकते हो वहां पे। क्लियर है ना। चलिए, जो उसके क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस किस टाइप में आते हैं, एमसीक्यू बेस पे आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है। चलो अब इसकी मार्क स्कीम क्या है, यानी कितने नंबर हम लोग पास करेंगे, कितने नंबर मिलेंगे, कितने नंबर को हम गलत करेंगे, फेल करेंगे, कितने नंबर कटेंगे। तो देखिए, अगर आप एक क्वेश्चन वहां पे सही करते हो ना तो आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। अगर 1 नंबर आपने गलत कर दिया तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। क्लियर है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। जैसे कि आपने कोई एक क्वेश्चन सही करा तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपको 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। चलो, इसकी कोई एज लिमिट है नहीं, इसकी कोई भी एज लिमिट नहीं है। आप किसी भी एज के बंदे हो, किसी भी एज के पर्सन हो, आप सीयूईटी को क्रैक कर सकते हो, सीयूईटी को दे सकते हो। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, यानी को क्या क्या करना होता है, आपको 2+ पास करना होता है, यानी 12th क्लास आपकी पास होनी चाहिए। इक्विवेलेंट एग्जाम आर द करेक्टली अपेयरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जाम फॉर सीबीएसई, आईसीएसई और अनदर बोर्ड। यानी आप किसी भी बोर्ड से आपने 12वीं पास की हुई हो तो आप एलिजिबल हो सीयूईटी को क्रैक करने के लिए, सीयूईटी के अंदर बैठने के लिए, सीयूईटी का टेस्ट देने के लिए। आपको सिर्फ 12th क्लास पास करनी है
और आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, इंग्लिश बोर्ड से हो या आईसीएसई बोर्ड से हो या किसी भी बोर्ड से हो, ठीक है ना, तो आप सीयूईटी का पेपर दे सकते हो। कोई भी इसके अंदर लिमिट नहीं है ना, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चलो, बट to give there any criteria for university of institute you desire admission। अब यहाँ पे बात समझनी है। देखिए, CUET ने तो बोल दिया कि आप किसी भी बोर्ड के हो, हम आपको टेस्ट देने देंगे, लेकिन आपका जो सपना है या आपका ड्रीम है कि मुझे वो यूनिवर्सिटी चाहिए, यानी मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है कि अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से किया हुआ है या यूपी बोर्ड से किया हुआ है तो तभी हम आपका एडमिशन लेंगे, अगर आपने आईसीएसई से किया हुआ है हम नहीं लेंगे। समझिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि वहाँ का ये सब क्राइटेरिया है, मैं बता रहा हूँ एक समझाने के लिए। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोल दिया कि मुझे आईसीएसई का वो चाहिए, यानी आईसीएसई का एडमिशन चाहिए, अगर आपने सीबीएसई या यूपी किया हो मुझे नहीं चाहिए, तो क्या होगा, सीयूटी तो आपको पेपर देने देगा लेकिन आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी अलॉट नहीं करेगा, क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी उसमें अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि आपका जो बोर्ड है वो हमारा सीबीएसई बोर्ड हो सकता है, यूपी बोर्ड हो सकता है। तो ये ऐसे समझिए, ठीक है ना। तो जो हमारी सीयूटी है उसका क्राइटेरिया नहीं है आप सिर्फ 12th पास करो आप एग्जाम दे दोगे, लेकिन जो भी यूनिवर्सिटी चाहिए आपको, आपने पहले ही डिसाइड करना है कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहिए, कोई सा यूनिवर्सिटी चाहिए, उस यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए उस यूनिवर्सिटी का जो भी क्राइटेरिया है, जो भी उनके रूल रेगुलेशंस है, पॉलिसीज है, उसको पहले जान लेना है और उसी के बेस पे तैयारी करनी है, ठीक है ना। उसके बाद आपको सीयूटी देना है, जब जाके वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा, वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है ना, वेरी गुड। चलिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, कितनी सारी यूनिवर्सिटी आप अभी मैंने आपको दिखाई पहली स्लाइड के अंदर ही। तो उन यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया, उन यूनिवर्सिटी के रूल रेगुलेशंस को पहले जानना है कि ये क्या क्या, कौन सा बोर्ड मांग रही है, क्या क्या इनके रूल रेगुलेशन है, ये इनको किस टाइप का बच्चा चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उस स्टूडेंट की जब जाके इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, है ना, कितने % मांग रहे हैं। देखो, सीयूईटी का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, सब आपको 12वीं पास करनी है, चाहे आपके कितने भी % हो, लेकिन जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो उस कॉलेज के रूल रेगुलेशन होंगे, उस कॉलेज के रूल रेगुलेशन अप्लाई होंगे। जब आपका कॉलेज फिलिंग का ऑप्शन आएगा, आप कॉलेज को फिल करोगे, कॉलेज लेना चाहोगे, तो आपको अलॉट नहीं किया जाएगा अगर उनके रूल रेगुलेशन से आप अलग हो, उनकी पॉलिसी से अगर आप अलग हो, है ना, जो एलिजिबिलिटी उन्होंने मांगी है आपके पास नहीं मिले, तो फिर आपका अलॉट नहीं होगा, आपको कोई दूसरा कॉलेज दे दिया जाएगा आपके एलिजिबिलिटी के बेस पर। इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए, सीयूईटी सिर्फ एग्जाम दिलाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और जो कॉलेज मिलेगा, अगर आपकी अच्छी रैंक आई, अगर आपके पास सारी एलिजिबिलिटी है उस यूनिवर्सिटी जो मांग रही है, तब तो आपको मिल जाएगा आसानी से। क्लियर है ना। चलिए, इतनी बात आपने बहुत अच्छे से समझ ली है, कोई डाउट नहीं होगा। चलो, अब बात समझते हैं कि एग्जाम का पैटर्न कैसे होने वाला है। देखिए, यहाँ पे 3 पेपर होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन बी, सेक्शन 3। अब सेक्शन 1 में क्या होता है, लैंग्वेज का एग्जाम होता है। लैंग्वेज आपकी कोई भी लैंग्वेज हो सकती है ना। लैंग्वेज आपको करना क्या है, रीडिंग करना है, ग्रामर होती है, बुक्स होती है और ऑथर्स, ये सारे क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। जो सेक्शंस बी होगा उसमें डोमेन सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट का मतलब होता है आपका जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है ना, जैसे 12th में आपने देखे होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये एक पर्टिकुलर हो गया। फिर हमारा क्या होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, है ना, ये एक स्ट्रीम हो गया, यानी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट आपके पास होता है कि मैं इस स्ट्रीम से हूँ ना, बायो से है, मैथ से है, कॉमर्स से है, आर्ट्स से है, तो ये एक सब्जेक्ट हो गया, डोमेन्स होते हैं ना, उस डोमेन्स एग्जाम होता है उस डोमेन का। उसमें अंदर जितने भी आपके पास सिलेबस है एनसीईआरटी का, उसमें से क्वेश्चन बनते हैं, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं बनते। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी 12th क्लास की बायोलॉजी स्ट्रीम वाली, ठीक है ना। तो ये जनरल टेस्ट के अंदर आपको रीजनिंग वगैरह, ये जितने भी जनरल क्वेश्चंस आते हैं, जनरल अवेयरनेस के, न्यूमेरिकल्स एबिलिटी, लोकल रीजनिंग है। इतनी बात समझ में आ रही है ना। चलिए, इसके बाद बात करते हैं कि जो हमारा पैटर्न है, यानी कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के और कितने अटेम्प्ट करने होते हैं और कितना हमें टाइम दिया जाता है। आपके सामने यहाँ पे लैंग्वेजेस का जो एग्जाम आ रहा है, पहला एग्जाम जो आपका होगा, उसके अंदर आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन करने हैं, और आपको जो टाइम मिलेगा ना वो 45 मिनट का मिलेगा। 45 मिनट्स आपको दिए जाएंगे लैंग्वेज का पेपर करने के लिए। फिर दूसरा पेपर आपका होगा सेक्शन बी में लैंग्वेजेस, जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेक्शन बी में हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों, सेक्शन बी के अंदर हमारी जितनी भी एक्स्ट्रा लैंग्वेज है,
चाहे आप नेपाली हो, जर्मन हो, स्पेनिश अगर आती है, ठीक है, उसको देंगे। उसमें आपको 40% करने हैं दूसरे में। ये लैंग्वेज तो आपकी हो गई जैसे हिंदी, इंग्लिश, ये सारी चीजें। और ये हो गई कोई एक्स्ट्रा, फ्रेंच हो गया, चाइनीज हो गया, ये सारे एग्जाम, ठीक है। ये एक ही एग्जाम है आपका और इसके अंदर आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। इसके अंदर भी आपको 45 मिनट दिए जाएंगे। फिर दूसरे पेपर की बात करते हैं। दूसरा पेपर क्या होता है? डोमेन सब्जेक्ट का। दूसरा पेपर में आपको डोमेन सब्जेक्ट है जो आपका, जो आपने चूज किया था, उसके आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं? आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 45 से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 35 से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना, आंसर देने हैं उनके। और इसमें भी आपको 45 मिनट का समय दिया जाता है पेपर को सोल्व करने के लिए, पेपर को कंप्लीट करने के लिए। फिर आता है आपका लास्ट एग्जाम जो कि आता है जर्नल का। जनरल टेस्ट के अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा? जनरल टेस्ट से मैंने आपको बता दिया, रीजनिंग वगैरह, मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आते हैं और इसमें आपको 60 मिनट दिया जाता है, क्योंकि जो रीजनिंग वगैरह है, न्यूमेरिकल बेस भी आता है उसके अंदर क्वेश्चन, थोड़ा समय लग जाता है। तो इसके अंदर आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 50 अटेम्प्ट करने हैं, 50 के आंसर देने हैं और इसको कंप्लीट करने के लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है ना। चलो, इतनी बात आपको समझ में आ गई। जो एग्जाम होता है कैसे होता है? 3 एग्जाम्स होते हैं, लैंग्वेजेस का, अपने डोमेन सब्जेक्ट का, और फिर आता है हमारा जो जनरल टेस्ट है, जनरल टेस्ट का, ठीक है ना। कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने जवाब देने हैं और यहाँ पे कितना हमें टाइम मिलेगा उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। तो ये सारी चीजें हैं और ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है एग्जाम देते टाइम। और एक बात और भी ध्यान में रखना है, जैसे जिस यूनिवर्सिटी पे हम जाना चाहते हैं, हमारा जो ड्रीम होता है कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहिए, बनारस यूनिवर्सिटी चाहिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु चाहिए, सेंट्रल आंध्र प्रदेश चाहिए, जितने भी कॉलेजेस है, मान लीजिए आपको जाना है हरि सिंह गौर में जो कि मध्य प्रदेश में है, तो इसमें जाना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में जाओगे, मतलब कि उसका पोर्टल खोलोगे और उसकी एलिजिबिलिटी जानोगे कि मुझे बी फार्मा करनी है, उसके लिए इस यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया क्या है ना, इनकी पॉलिसीज क्या है। तो ये सारी चीजें पहले जान लेनी है, उसके बाद उसके बेस पर हमें तैयारी करनी है, फिर CUET का एग्जाम भरना है और उसके बाद हमें क्लियर करना है, अच्छी रैंक लानी है, फिर हमें हरि सिंह गौर में एडमिशन मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है ना? बहुत सिंपल सी है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि ये जो डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, डोमेन सब्जेक्ट होता क्या है, हम बात कर चुके हैं। किसी के पास मैथ होता है, किसी के पास हमारा आर्ट होता है, किसी के पास एग्रीकल्चर होता है, किसी के पास बायोलॉजी होता है ना। तो ये सारे डोमेन सब्जेक्ट है, इनका एग्जाम होता है। ये बहुत सारे 27 हमारे कितने 27 डोमेन एग्जाम है। तो आप जो सा कोर्स करना चाहते हो, यानी जो बी फार्मा है तो उसके पास डोमेन सब्जेक्ट मैथ या बायोलॉजी होनी चाहिए, है ना। कोई आर्ट है उसके पास तो बहुत सारी चीजें होती है, कुछ और करना चाहता है तो ये जरूरी नहीं कि बी फार्मा, डी फार्मा के लिए ही CUET होता है। CUET का मतलब होता है आप जो भी कोर्स करना चाहते हो, बस आप CUET को क्रैक करो, अच्छी रैंक लाओ, अच्छा कॉलेज चुनो और उसमें एडमिशन ले लो, ठीक है ना। ये होता है CUET। अब आपको बी फार्मा करनी है, CUET के द्वारा आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी बी फार्मा का, ये है CUET, ठीक। जैसे हम बी फार्मा डी फार्मा वाले हैं, बी फार्मा डी फार्मा को टीच करते हैं तो हम बताते हैं कि बी फार्मा की एलिजिबिलिटी क्या होती है, इनका डोमेन सब्जेक्ट मैथ या फिर बायोलॉजी होता है, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हमारे बी फार्मा डी फार्मा बच्चे अगर देख रहे हैं तो आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है यानी उसका टेस्ट देना है। अगर आप बायोलॉजी वाले हो तो बायोलॉजी का देना है, मैथ के हो तो मैथ का देना है, ठीक है ना। चलो भाषा की बात कर लेते हैं, यानी भाषा जो भी आपकी लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, बंगाली है, पंजाबी है, उर्दू है ना, उड़िया है, गुजराती है, मराठी है, ये सारे आपके लैंग्वेजेस हो गए। और जो आपका सेक्शन बी का है, यानी इसके अंदर 20 लैंग्वेज आती है, इन लैंग्वेज में जो भी है उसका एग्जाम देना है, ठीक है। अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप छोड़ सकते हो। चलो, जरूरी नहीं है कि आपको देना ही है, आपको एक हिंदी या इंग्लिश या फिर जो भी आपकी खुद की लैंग्वेज है उसमें दे सकते हो, उस लैंग्वेज में उस एग्जाम को दे सकते हो। चलो, अब CUET 2024 की एग्जाम डेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें हर चीज़ पता लग गई CUET होता क्या है, CUET के अंदर कितने एग्जाम होते हैं और कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने हमें अटेम्प्ट करने हैं और कितना हमें टाइम मिलता है। तो इतनी बातें हम लोगों को पता लग गई है। अब इसके बाद हम लोगों को पता करना है कि 2024 में हम इस एग्जाम को भरने वाले हैं, तो इसकी डेट क्या होने वाली है, डेट कब है। तो देखिए, एप्लीकेशन जो फॉर्म रिलीज होगा वो फरवरी की फर्स्ट वीक में ही रिलीज हो जाएगा, यानी फर्स्ट वीक में कभी भी ये रिलीज हो सकता है। लास्ट डेट जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरने का लास्ट डेट है 3rd वीक ऑफ मार्च,
मार्च की 3rd वीक तक आप भर सकते हो, वो मेंशन हो जाएगी जब ये पब्लिकेशन हो जाएगा, उसकी लास्ट डेट बता देंगे। तो यहाँ पे मोटा मोटा बता दिया है कि मार्च की 3rd वीक तक कंफर्म आ ही जाएगा, ठीक है ना। एप्लीकेशन करेक्शन यानी कोई गलती हो गई है एप्लीकेशन में, उसको ठीक करने का जो लास्ट डेट है वो अप्रैल की पहली वीक है, आप अपना एडिट कर सकते हो। फिर इसके बाद अनाउंसमेंट होगा किस सिटी में आपका एग्जाम होने वाला है, आपका सेंटर है, अनाउंसमेंट हो जाएगा 2nd वीक ऑफ अप्रैल में, ठीक है। एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा 1st मई में, 1st वीक ऑफ मई की, ठीक है ना। और CUET UG एग्जाम यानी जो आपके एग्जाम होने वाले हैं 15 से 31 मई के अंदर हो जाएंगे। 15 से 31 मई के बीच में आपके एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, जो आपके 3 एग्जाम होने वाले हैं, है ना। फिर आंसर की भी आ जाएगी आपकी 4th वीक ऑफ मई में। और आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट मिल जाएगा आपको जून में। और काउंसलिंग यानी कॉलेज अलॉट हो जाएंगे, यूनिवर्सिटीज जो भी आपको चाहिए होगी वो अलॉट हो जाएगी आपकी रैंक के बेस पर 2nd वीक ऑफ जून में। और जून में आपको कॉलेज मिल जाएगा, पूरे जून आपका एडमिशन प्रोसेस चलेगा और 1 अगस्त से आपका सेशन चालू हो जाएगा अगर आप बी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हो। और जो अपना कोर्स करना चाहते हैं उन्हें अपने कोर्स के बारे में पता होगा। आप बी फार्मा या डी फार्मा करना चाहते हो, एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो यानी CUET क्लियर कर रहे हो, तो आपका जो काउंसलिंग हो जाएगी, कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा, वो 2nd वीक ऑफ जून में हो जाएगा। और जून 3rd वीक तक आपका प्रोसेस चलेगा ये एडमिशन वगैरह का। और 1 अगस्त से आपकी क्लासेस लगनी चालू हो जाएगी, सेशन चालू हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। 1st वीक में आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएंगे और आपको भरना है 3rd वीक ऑफ मार्च तक, ओके। और एग्जाम आपका होगा, CUET एग्जाम होगा आपका 15 मई से लेके 31 मई के बीच में, इन दोनों के बीच में आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा CUET का, ठीक है। रिजल्ट आपको मिल जाएगा बच्चों, रिजल्ट आपको मिल जाएगा 1st वीक ऑफ जून में। जून की पहली वीक में ही आपको रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और 2nd वीक में आपका काउंसलिंग हो जाएगा, आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं जो हमारे PG कोर्स है, यानी यहाँ पे बात हो रही थी अंडर ग्रेजुएट कोर्स की, आपके बी फार्मा डी फार्मा ये जो भी 12th के बाद जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने वाले हो उनकी बात हो रही है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म CUET PG जो है, CUET PG यानी पोस्ट ग्रेजुएट, आपने ग्रेजुएट कंप्लीट कर लिया उसके बाद की डेट है, ये सारी देख लीजिएगा अगर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हो। तो अभी हम लोग अंडर ग्रेजुएट की बात कर रहे थे, तो ये सारी पोस्ट ग्रेजुएट की डेट है, आप लोग सारी देख लीजिएगा, सिंपल लिखा ही है। तो इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं एप्लीकेशन फीस की बच्चों, जो उसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाने हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाने हैं तो उसके अलग अलग है उनके सब्जेक्ट के बेस पर। अब ये सब्जेक्ट क्या है, 10 सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट। देखिए अब मैंने जैसे आपको बताया यूनिवर्सिटी की अपनी पॉलिसीज होती है, अपना क्राइटेरिया होता है, तो उसके बेस पर वो क्या कहते हैं कि मुझे इतने लैंग्वेजेस, मतलब कि आपने बी फार्मा करनी है, कोई भी अदर सब्जेक्ट करना है या सॉरी अब अदर कोर्स करना है और आपने हरि सिंह में लेना है एडमिशन, हरि सिंह गौर एडमिशन लेना है उस यूनिवर्सिटी में, और उनका क्राइटेरिया है कि मुझे जो डोमेन सब्जेक्ट है, डोमेन सब्जेक्ट तो आप अपनी मर्जी से चुनते हो कि क्या क्या है, जो आपकी लैंग्वेजेस वाले पेपर है उस लैंग्वेज में मुझे एक तो सेक्शन बी का लैंग्वेज चाहिए, यानी उसको कोई दूसरी लैंग्वेज आनी चाहिए बाहर की। सेक्शन बी में हमने क्या पढ़ा था, फ्रांस, चाइनीज, ये जितनी भी हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस होती है ये सारी, और सेक्शन बी में उसको ये वाली लैंग्वेज आनी चाहिए। तो उनके कुछ होते हैं सब्जेक्ट्स, ठीक है। कॉलेजेस में ये होता है कि ये बच्चे के पास होना ही चाहिए, उनकी अलग क्राइटेरिया होता है, तो उस बेस पे हम लोग सब्जेक्ट चूज करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। चलो तो उस बेस पे यहाँ पे फीस अलग अलग की गई है, यानी अगर आपने 3 सब्जेक्ट चुने हैं, 3 सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो तो आपको 750 देने हैं अगर आप जनरल कैटेगरी के हो। अगर आप ओबीसी के हो तो 700 देने हैं, SC ST से बिलोंग करते हो तो 650 देने हैं, और जो आउटसाइड है, इंडिया के आउटसाइड से अगर CUET का पेपर देना आता है उनका बहुत ज्यादा है, 3750 रुपए, ठीक है। अगर किसी के जैसे कि किसी को दूसरा कोर्स करना है और उस जहाँ कॉलेज में जाना चाहता है, यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, उनका क्राइटेरिया इतना है कि उसके पास 7 सब्जेक्ट होने चाहिए, मतलब उसका कुछ पर्टिकुलर बता दिया गया कि आपको ये वाले सब्जेक्ट भी देना है, ये भी देना है, ये भी देना है, तो इस प्रकार से 7 सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो वो यूनिवर्सिटी बेस है, कॉलेज बेस है, ऐसा नहीं है कि आप बी फार्मा डी फार्मा करना चाहते हो, आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला। आप बी फार्मा डी फार्मा करने वाले हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 पेपर देने हैं, जो भी कॉलेज के बेस पर है। आप कॉलेज का क्राइटेरिया पता करोगे, वहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट का वो एग्जाम लेने वाले हैं, और एग्जाम को फिल करोगे, आप वो सब्जेक्ट को फिल करोगे जो जो उस यूनिवर्सिटी ने बताया है अपने क्राइटेरिया में, अपने रूल्स रेगुलेशंस में, पॉलिसीज में, तो उस बेस पे यहाँ पे सब्जेक्ट चूज हुए हैं। जो 10 से ज़्यादा, कोई कॉलेज कुछ अलग कोर्स करना चाह रहा है, उसके जहाँ वो यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है उसने कह दिया कि मुझे 10 कोर्स मतलब मुझे 10 सब्जेक्ट ये वाले चाहिए,
10 से ज़्यादा सब्जेक्ट उसने बता दिए, ठीक है, तो उसके 1750 लगेंगे। तो इस हिसाब से तो सब्जेक्ट आई होप से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा कि ये सब्जेक्ट अगर आपको समझ नहीं आए तो उनके खुद के रेगुलेशंस होते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे फॉर्म भरा जाता है CUET का, उसका एग्जाम दिलाता है CUET, और अच्छी रैंक अगर आपकी आ जाती है तो आपको वो कॉलेज मिल जाता है जो आप चाहते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, बड़ी सिंपल है, समझ में आ गया होगा। जनरल कैटेगरी वालों के लिए इतना है, अगर 10 सब्जेक्ट से ज़्यादा है तो 1750, SC ST वालों के लिए 1550, और जो OBC के है वो 1650, ठीक है। चलो, आई होप सो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे CUET से रिलेटेड। अगर कोई भी डाउट रह गया है आप हमें कमेंट कर सकते हो, तो मुझे तो नहीं लगता कोई डाउट रह गया होगा। अगर फिर भी कोई रह जाता है तो आप हमें कमेंट करिए, आपके सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे CUET से रिलेटेड। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, कैसे फॉर्म फिल करना है स्टेप बाय स्टेप, उसकी भी वीडियो हम बनाएंगे। अगर आप चाहते हो आप हमें कमेंट कर सकते हो। अगर आपको पता करना है कि कैसे फॉर्म फिल किया जाता है, कैसे सब्जेक्ट चुने जाते हैं, कैसे हम लोग यूनिवर्सिटी कौन कौन सी वो एलिजिबिलिटी मांगता है स्टूडेंट में, वो चेक करेंगे। तो अगर ये सब स्टेप बाय स्टेप जानना चाहते हो तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए, फिर हम आपके लिए वो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलिए, मैं मिलूंगा नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय।